हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल मंत्रा में। मैं हूं पसंद दोस्तों मैं आपको नेवी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एसएससी तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि राज्य पुलिस आदि के जीके पढ़ा रहा था दोस्तों। उसमें दोस्तों मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा था। और दोस्तों अभी तक हमने भारतीय इतिहास में देखा कि सबसे पहले भारत के इतिहास में शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। उसके बाद मौर्य काल वगैरह जो सब शासन वगैरह हुआ, उसके बाद दोस्तों फिर अब हम आ जाते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल में दोस्तों क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास से देखिए, मध्यकालीन इतिहास के बाद से पहले थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ। मध्यकालीन इतिहास से पूर्व जो अच्छी तरह से आता है लोग जिस वंश का नाम आता है वो है हर्षवर्धन वंश को, वर्धन वंश का नाम, क्योंकि हर्षवर्धन वंश नहीं था, मतलब हर्षवर्धन एक राजा था जिसका भाई राज्यवर्धन भी था और इसके पिता ने इस वंश की शुरुआत की थी। उसके बाद दोस्तों हमारा देश टुकड़ों में बढ़ता चला गया और उसके बाद जैसे कि इसीलिए हमारे जो हर्षवर्धन है उनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके बाद हिंदुओं ने राज्य नहीं किया, लगभग 700 साल तक उनके बाद भी हिंदुओं ने राज्य किया, 600-700 साल तक। बट उसके बाद जो भी राजा आए वो टुकड़ों में, मतलब कि उनका जो भी आए थे वो राज कर रहे थे, तो उनके बराबर बड़े क्षेत्र पर राज्य नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि हर्षवर्धन भी पूरे भारत में राज्य नहीं किए थे, लेकिन भारत के एक बड़े हिस्से पर हर्षवर्धन ने राज किया था और हर्षवर्धन के समय पर कोई विदेशी हमारे भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सका। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन इतिहास आता है, तो मध्यकालीन इतिहास से देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिमों का आक्रमण के बारे में और फिर मुस्लिम राज की जो शुरुआत होती है उसके बारे में आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी आता है जो इन दोनों के मध्य के वक्त होता था, जैसे हर्षवर्धन और मध्यकालीन इतिहास के बीच में। तो इनमें क्या हुआ दोस्तों कि मैं आपको बता चुका हूँ, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुके थे, जिनमें पाल वंश जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, पाल वंश, सैन वंश, गुर्जर वंश, गुर्तिहार वंश एंड चंदेल वंश, चोल वंश और चौहान वंश भी शामिल हैं। इस टाइप से दोस्तों इसमें कई टाइप के वंश की उत्पत्ति हुई मध्यकालीन उनके बाद, क्या नाम है, हर्षवर्धन के बाद। और ये उतने मतलब उतने ताकतवर तो थे, लेकिन उतने ताकतवर नहीं हुए या फिर उतना सेंस हुआ कि आपस में लड़ के गए। या तो अगर ऐसा होता दोस्तों कि अगर आपस में लड़ते और कोई एक राजा ऐसा निकलता जो पूरे भारत पर राज करता तो हमारा देश कभी मतलब कि फिर आप वो जैसे हमारे देश में आप जानते हैं जैसे इस टाइप से दशा हुई मध्यकालीन में। पहले मुसलमानों ने की, मुसलमानों को फिर लास्ट में क्या, फिर अंग्रेजों ने रही थी व्यवस्था को अंग्रेजों ने ख़राब कर दिया, ठीक है। तो अगर हमारे देश में उस टाइम पे जैसे कि जो राजा वगैरह थे, अगर उसमें से कोई ऐसा राजा निकलता जो सभी आसपास के राजा को जीत के एक भारत सशक्त भारत बनाता, तो हो सकता है हमारे देश की स्थिति है वो आज ऐसी नहीं होती, ठीक है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से शुरुआत होती है इसकी। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत पर आक्रमण बहुत पुराने समय से हो रहे हैं। सबसे पहले शक थे और हूण थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। शकों ने तो अल्प समय के लिए हमारे भारत पर राज भी किया, मतलब कि उत्तर भारत की बात हो रही है। जब भारत की बात हो तो प्राचीन भारत में उत्तर भारत को ज़्यादा महत्व दिया गया, तो उत्तर भारत पर शकों ने कुछ समय के लिए राज भी किया। उसके बाद दोस्तों जो चाइना और तिब्बत के आसपास का जो वंश था, तो वहाँ पर दोस्तों कुषाण वंश था, वो वहीं से आया था, मतलब आप कह सकते तिब्बत से आया था, ठीक है। तो उन्होंने भी आक्रमण किया और वो भी रहे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद अरबों जो अरब थे, कहने मतलब पाकिस्तान से होते कई एरिया के लोग, तो उन लोगों के इराक, ईरान, सीरिया और आप कह सकते सऊदी अरब वगैरह, तो वहाँ के जो तुर्की मुसलमान थे उनकी भी नज़र भारत पर थी, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो भी बार बार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन जो पहली सफलता मिली वो थी 712 ईस्वी में। तुर्की मुस्लिमों को, क्योंकि ये मतलब जो तुर्की से थे उनमें से आते हैं, या फिर आप कहें अरब मुसलमानों को, अरब मुस्लिमों को
भारत पर पहली विजय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर पहली विजय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में मिली। उस समय पंजाब में जयपाल के नेतृत्व में शाही वंश था। पंजाब में शाही वंश के राजा, पंजाब के राजा जयपाल थे, जिनका वंश शाही वंश था। ठीक है, जयपाल थे। ठीक है, तो पहला आक्रमण ये उस समय सफलता मिली, और जहाँ तक है उन्होंने उस समय पंजाब पर भी हमला किया था, और पंजाब पर भी सफलता हासिल की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद सेकंड नंबर पर आता है महमूद गजनवी का नाम। महमूद गजनवी दोस्तों इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार में से दोस्तों उसने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया वो बहुत प्रसिद्ध आक्रमण रहा, और उसने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो एकदम सोमनाथ मंदिर को पूरा लूट के ले गया था। महमूद गजनवी का दोस्तों उद्देश्य से भारत आना ये था कि वो यहाँ से आक्रमण करेगा, यहाँ से सोना वगैरह लूटेगा और वापस अपने देश चला जाएगा। ठीक है, ये था महमूद गजनवी का। लेकिन जो महमूद जो गजनवी था उसके बाद मोहम्मद गौरी नाम का एक और मुसलमान था जो चाहता था कि वो भारत पर आके भारत पर शासन करे। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों फिर मोहम्मद गौरी ने 1151 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे। उनसे दोस्तों 1151 ईस्वी में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दोस्तों मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 साल बाद 1192 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया भारत पर। उस समय दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, महमूद गजनवी। अब मैं डायरेक्टली स्टेप से लिख देता हूँ, इसने 17 बार आक्रमण किया था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका कौन सा है? सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। इसके पश्चात दोस्तों मोहम्मद गौरी आया। उसने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1192 ईस्वी में, 91 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, जो दोस्तों किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। ठीक है, सेकंड जो था दोस्तों ऊपर लिख देता हूँ, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इन दोनों के मध्य ही लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है,
इस वजह से दोस्तों मोहम्मद गौरी की इंडिया में धाक बन गई। इसके बाद देखिए क्या होता है। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था दोस्तों बख्तियार खान, उसने क्या किया कि उसने पूर्वी भारत में विजय अभियान निकाला, जिसमें उस दोस्तों उसने पाटलिपुत्र में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको तहस नहस कर दिया दोस्तों। तो अगर बात की जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया, तो आपका जवाब होना चाहिए खिजर खान, सर बख्तियार खान ने, जो कि कौन था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शुरुआत होती है, वंश शुरुआत हो जाती है इसमें फिर से, और पहला वंश का नाम बता, वो है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, जैसे मोहम्मद गौरी का, और उसने इसकी स्थापना की थी। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इन्होंने इसकी संस्थापना की थी, ऐबक था। इसकी संस्थापना दोस्तों 12 से 6 ईस्वी में हुई है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों क्या आप कह सकते हैं, पहले तुर्कों और फिर कुछ अफगानों ने, इन दोनों ने मिलकर शासन किया है, तो उनमें से है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डायरेक्टली आपको बताते हैं जो हमारे आ सकते हैं उसमें एग्जाम में, उनमें क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मीनारतों का जो इमारत है उनका निर्माण करा था, जिनमें से पहली इमारत है कुतुब मीनार, दूसरी कह सकते हैं आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और तीसरी जो इसकी इमारत है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो है दोस्तों क्या आप कह सकते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसकी तीन इमारत का इसने निर्माण करा था, जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण इसने अधूरा छोड़ दिया था, बाद में उसके दामाद और इल्तुतमिश ने उसका निर्माण पूर्ण कराया। ठीक है, और सेकंड बात और जो दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसको लाल बख्श भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुलाम के मतलब आप कह सकते हैं टप से जो पर्यायवाची शब्द है वो दास भी होता है, और इसको इसके अलावा दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है एलवरी और ममलूक। ये दोस्तों फारसी नाम है इसके, फारसी आप कह सकते हैं अरबी जो उन लोगों ने रखे थे उस टाइप से। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो 3 इमारत बनाई थी उसने। और दोस्तों एक बात और है कि गुलाम वंश के दौरान दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। तो ये 3 वंश मान सकते हैं आप। आइए शुरुआत करते हैं इसके 3 का। कुतुब मीनार, कुब्बत, ये क्या करा इसने, निर्माण कराया इन इमारत का, उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसके अलावा कुतुब मीनार, सही पूरा नहीं लिखा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, झोपड़ा। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। इसका अगर वंश देखा जाए तो इसका वंश था कुतुबी। इसके बाद राज किया इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, जिसका वंश शमसी। ठीक है,
इल्तुतमिश ने इसके बाद राज किया था। और दोस्तों अगर इसकी वो चौगान खेलते समय, घोड़े पे चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, क्योंकि गहरी चोट लग गई थी उस समय, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इल्तुतमिश बैठा जिसका वंश था शमसी वंश, और इसने दोस्तों 40 तुर्क सरदारों का एक नया मतलब कि वो बनाया, सदस्य को बनाया था, जिसको तुर्कान-ए-सरदारी कहा जा गया। तुर्कान-ए-सरदारी, इसने 40 सरदार तुर्क सरदारों को मिला के एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान-ए-सरदारी कहा गया। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी आप लिख दीजिए। संगठन कौन सा बनाया था इसने? तुर्कान-ए-सरदारी संगठन, ये इसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। और दोस्तों इसने दिल्ली में एक शिक्षा के लिए मदरसे का निर्माण भी कराया था। ठीक है, ये इल्तुतमिश के कार्य थे दोस्तों। इल्तुतमिश ने दोस्तों एकता व्यवस्था लागू की थी और जीतल तथा टंका जैसे 2 नए सिक्कों का भी मतलब कि आप कह सकते हैं 2 नए सिक्के भी चलाए थे। किसने? वो इल्तुतमिश में। एकता व्यवस्था, एकता कौन सी? एकता व्यवस्था लागू की थी, व्यवस्था लागू की, और जीतल व टंका नाम के 2 सिक्के चलाए, 2 सिक्के चलाए दोस्तों। ठीक है, जीतल दोस्तों किससे बना था? जीतल बना था दोस्तों तांबे से, और टंका बना था दोस्तों किससे? चांदी से। कहीं ऐसा ना हो कि टंका का क्वेश्चन में टंका किससे बना, आप लिख दो तांबे से बना था, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, टंका बना था चांदी से और जीतल बना दोस्तों हमारा तांबे से। दोस्तों इसके बाद इसने अपनी जो उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था वो रजिया को किया था। अब इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। और दोस्तों ये भारतवर्ष की पहली व आखिरी शासक रही है। भारतवर्ष की प्रथम व आखिरी महिला शासक रही, सॉरी महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसको भारत की देश में मोस्टली अब कहीं तो दिल्ली सल्तनत के रूप में बोला जाता है, लेकिन ये भारत की भी पहली आखिरी मुस्लिम शासक थी, क्योंकि बीच में जो मध्यकालीन था उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है उसके बारे में, इसीलिए इसको वैसे बोला जाता है। और दोस्तों इसके अलावा क्या है दोस्तों, ये 1236 में दिल्ली की शासिका बनी थी। अब भांटिया की सुविधा से इसकी मतलब सगाई हुई थी, मतलब इसने विवाह किया था। उसके बाद रजिया सुल्तान ने भांटिया के सरदार से विवाह किया था, और इसकी मृत्यु के बाद इसके मतलब की जो पीढ़ी थी वो बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन शाह, इन तीनों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। लेकिन तीनों के तीनों अयोग्य थे, जिसका फ़ायदा उठाकर बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की और एक नया शासक बना था, वो था बलबन, जिसने बलबनी नाम से प्रसिद्ध चल रहा है, मतलब जो इसका वंश है बलबनी वंश की स्थापना की। दोस्तों इसने अपने विरोधियों को मतलब जो कह सकते हैं विरोधियों पर प्रहार करने के लिए या फिर विरोधियों को रोकने के लिए एक नीति चलाई, जिसको इतिहास में लौह एवं रक्त नीति कहा जाता है। अपने विरोधी के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था दोस्तों, और ये स्वयं को जिले इलाही के नाम से कहा जाता है। मैं इसकी कठोर नीति के बारे में बता देता हूँ। नीति कौन सी थी? लौह एवं रक्त नीति। ठीक है, इसके अलावा लौह एवं रक्त नीति, और इसने स्वयं को जिले इलाही कहा, जिले इलाही कहा। ठीक है, ये था बलबन के बारे में।
जो स्वयं को अपने आप को जिले इलाही की उपाधि लेके ये बैठा था बलबन। और दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद होता है शुरुआत किसकी होती है शुरुआत खिलजी वंश की। क्या जो खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।